कश्मीर इस जमीन पर जन्नत की तस्वीर, लेकिन रहने वालों के लिए मौत की जंजीर। भारतीय फौज के जुल्म, जलते घर, पल पल मौत का खौफ। लेकिन कुछ हैं जो इस जुल्म के खिलाफ हैं बरसरे पैकार, दुश्मन की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ मसरूफ़ जिहाद। ये हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सरफरोशों की दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है एक बार फिर मिशन कश्मीर। ये एक 4 इंजन वाला हवाई जहाज था। अंदर कमांडो जांबाज सवार थे जिन्हें दुश्मन के इलाके में गिराया जाना था। जहाज में कोई सीटें नहीं थी। 6-7 कमांडो जांबाज जिनके चेहरे फौलाद की तरह साकित थे, जहाज के दरमियान में एक कतार की सूरत में खड़े थे। हर कमांडो की पुश्त पर पैराशूट का बंडल बंधा हुआ था। इस पैराशूट के बंडल के साथ बंधी हुई रस्सी एक हुक की शक्ल में ऊपर तार से पिरोई हुई थी। जहाज का दरवाजा खोल दिया गया था। सर्द हवा के थपेड़े अंदर आ रहे थे। इंस्ट्रक्टर खुले दरवाजे के साथ खड़ा नीचे देख रहा था। फिर जहाज की रंगीन बत्ती जल उठी। इंस्ट्रक्टर ने हाथ ऊपर उठाया। पहला कमांडो आगे बढ़ा और उसने हवाई जहाज के दरवाजे में से छलांग लगा दी। उसके बाद दूसरे, तीसरे और फिर सारे कमांडो जांबाज नीचे कूद गए। सब कमांडो जांबाजों के पैराशूट खुल गए थे। अंधेरी रात में जमीन तेजी से ऊपर आ रही थी। थोड़े थोड़े फासले पर सारे कमांडो लैंड कर गए। अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक उन्होंने अपने जिस्म को पीछे कर रखा था और वो एड़ियों की बजाय अपने पंजों पर उतर रहे थे। जमीन पर उतरते ही उन्होंने तेजी से अपने आप को पैराशूट की रस्सियों से आजाद किया। पैराशूटों को समेटा और उन्हें एक गड्ढे में डालकर ऊपर इतनी तेजी से मिट्टी और पत्थर डाले कि देखते ही देखते गड्ढे का वहां नामो निशान तक न था। दुश्मन के इलाके में उतरते ही पैराशूट को छुपाना बेहद जरूरी होता है। अगर दुश्मन को पैराशूट का पता चल जाए तो वो समझ जाता है कि यहाँ कमांडो उतरे हैं और वो चौकस हो जाता है। इन जांबाजों को कितनी सख्त कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी और इन्हें कैसे कैसे अजियतनाक मराहिल से गुजारा गया था कि इनमें उकाब की निगाह की तेजी और चीते की झपट पैदा कर दी गई थी। वो कई कई दिन तक भूखे प्यासे रहकर सिर्फ दरख्तों के पत्ते चूस कर, मेंढक खाकर गुजारा कर सकते थे। पाक वतन के दिफा और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए उन्हें फौलाद बना दिया गया था। उनमें से एक कमांडो का नाम अली रजा था। अली रजा की अभी शादी नहीं हुई थी। इस कमांडो मिशन पर रवाना होने से पहले उसका इंस्ट्रक्टर उसके पास आया था। वो सूबेदार था। उसने अली रजा को सलूट करके कहा, सर हमारा रैंक छोटा है, हम ट्रेनिंग के दौरान आपसे ऊंचा बोला, सख्त बात भी कहा, वो जरूरी था, फिर भी आप इसे दिल में न रखें, आप शहीद होने जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ जाता पर कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि तुम बूढ़ा हो गया है। सर आखिरी बात कह रहा हूँ, टारगेट तबाह करने से पहले शहीद न होना। अली रजा को अपने इंस्ट्रक्टर सूबेदार की ये बात याद थी। वो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। सबके पास ग्रेनेड थे, मशीन गन्ने और लाइट गन्ने थी। अली रजा के पास रिवॉल्वर भी था। कमांडो चाकू भी उनके पास थे। डायनामाइट की स्टिक्स भी थी। वो एक जगह अंधेरे में सर जोड़कर बैठ गए। उन्हें अपने गाइड का इंतजार था जिसे उनके आने की पहले खबर मिल चुकी थी। सरगोशियों में कुछ बातें करने के बाद सारे कमांडो तेजी से इधर उधर दरख्तों के पीछे छुप कर बैठ गए। चंद ही लम्हों बाद एक कश्मीरी देहाती लिबास में नमूदार हुआ। उसने एक लफ्ज जबान से बोला जिसे सुनकर सबसे पहले कमांडो अली रजा उसके पास आया। उससे कोड में कुछ अल्फाज का तबादला किया। फिर मुंह से किसी परिंदे की सीटी की आवाज निकाली। दूसरे कमांडो भी दरख्तों से निकलकर वहां आ गए। गाइड ने कोई बात न की और इशारे से अपने पीछे आने को कहा। सातों कमांडो बिखर कर चलने लगे। अली रजा कश्मीरी गाइड के साथ था। ये गाइड इससे पहले एक कमांडो पार्टी को वहां से निकाल चुका था। वो कश्मीरी मुजाहिद था और कश्मीर की मज़ाहमती तहरीक से ताल्लुक रखता था। वो दरख्तों झाड़ियों में से गुजरते रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। वो इस तरह से पांव उठा रहा था कि उनके कदमों की आहट की आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी। उन्हें इस बात की खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। वो एक टीले के पीछे से गुजरकर छोटी सी पहाड़ी पगडंडी पर आ गए। यहाँ से पत्थर का रास्ता नीचे एक मकान के सहन में जाता था। सहन तारीक था। कश्मीरी गाइड ने इशारा किया। कमांडो पार्टी आगे पीछे सीढ़ियां उतरकर मकान के सहन में दीवार के साथ लग गई। अली रजा और कश्मीरी गाइड आगे गए। छोटे से बरामदे में कोठरी का दरवाजा बंद था। गाइड ने दरवाजे पर 3 बार आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा खुला। अंदर से एक दूसरा कश्मीरी गाइड बाहर निकला। उसने कश्मीरी जबान में पहले गाइड से कोई बात की और फिर कमांडो पार्टी उस कमरे में घुस गई। ये एक देहाती किस्म का छोटा सा कमरा था जिसके कोने में एक समावार पड़ा हुआ था। जमीन पर लगी हुई मोमबत्ती रोशन थी। इस मोमबत्ती की रोशनी में अली रजा ने जेब से छोटा सा नक्शा निकाल कर देखा। फिर एक जगह उंगली रखी और अपने साथियों से सरगोशी में कहा, पहला टारगेट दुश्मन का ये एमुनिशन डंप है। यहाँ से हम 3 टुकड़ियों में बटेंगे। 2 टुकड़ियां 2-2 की और एक 3 की होगी। मेरे साथ रब नवाज जाएगा। वहाँ से ये जांबाज प्रोग्राम के मुताबिक 3 टुकड़ियों में बट गए। एक गाइड 2 पार्टियों को लेकर वहाँ से चल दिया। अब वहाँ एक कश्मीरी गाइड, कमांडो अली रजा और उसका साथी कमांडो रब नवाज रह गए थे।
अली रजा ने नक्शे को एक बार फिर देखा और अपने कश्मीरी गाइड से पूछा वहाँ दुश्मन की फोर्स कितनी है। कश्मीरी गाइड भी अली रजा के पास ही जमीन पर बैठा हुआ था। उसने कहा पूरी एक ब्रिगेड है मगर फैली हुई है। इस पुल की दोनों जानिब हैवी मशीन गनों की पोस्टें हैं। ये 7वीं इंडियन रेजिमेंट है। अली रजा ने पूछा कि पुल के नीचे नाले में पानी बहता है क्या? गाइड ने जवाब में बताया कि पहाड़ी नाला बह रहा है और उसमें पानी कमर कमर तक ही है मगर बहुत तेज है। एक कमांडो बोला सर इस मिशन पर सोच समझ कर हाथ डालना होगा क्योंकि इससे पहले हमारे 6-7 मुजाहिद पुल को तबाह करने की कोशिश में शहीद हो चुके हैं। इनमें आपके 2 कमांडोज भी थे। अली रजा ने नक्शा लपेट कर जेब में रखा और कहा गफ्फार हम भी शहीद होने के लिए आए हैं मगर दुश्मन का पुल उड़ाने से पहले शहीद नहीं होंगे। पास ही बैठे दूसरे कमांडो जांबाज रब नवाज ने आहिस्ता से इंशाअल्लाह कहा। अली रजा अपने गाइड से इंडियन फौज की पोजीशनों के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। गाइड ने कहा सर अब इंडियन फौज ने पुल पर सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी है। पहाड़ी पर इंडियन फौज की पिकेटें और पोस्टें हैं। कभी कभी हेलीकॉप्टर भी चक्कर लगाता है और पुल पर सर्च लाइट फेंकता हुआ गुजर जाता है। कमांडो रब नवाज ने पूछा बारूदी सुरंगों की क्या पोजीशन है? गाइड ने जवाब दिया बारूदी सुरंगें कई जगहों पर बिछी हुई हैं मगर मुझे उनका इल्म नहीं। रब नवाज और अली रजा कुछ देर के लिए खामोश हो गए। गाइड कहने लगा अब आप यहीं सो जाएं। रात को सफर करना ठीक नहीं। आपका मिशन ज्यादा पेचीदा है। मैं सुबह आपका नाश्ता लेकर आ जाऊंगा। सोने से पहले मोमबत्ती बुझा दें, मैं चलता हूँ। गाइड के जाने के बाद अली रजा ने देखा कि कोने में 2-3 पुराने लिहाफ पड़े हुए थे। उसने रब नवाज से कहा एक लिहाफ में घुस कर सो जाओ, मैं तुम्हें 2 बजे जगा दूंगा। रब नवाज वहीं लिहाफ खोल कर उसमें घुस गया। अली रजा ने मोमबत्ती बुझा दी। उनके पास एक लाइट मशीन गन और एक स्टेन गन थी जो उन्होंने वहीं दीवार के पास रख दी। ग्रेनेड और डायनामाइट की स्टिक्स भी एक थैले में बंद वहीं पड़ी हुई थी। चाकू और रिवॉल्वर अली रजा की जेब में था। उसने कंबल में अपने आप को लपेटा और उस पहाड़ी मकान के बरामदे में निकलकर एक तरफ अंधेरे में दरख्त के नीचे बैठ गया। नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अंधेरे में उसकी उकाबी आंखें चीते की आंखों की तरह जायजा ले रही थी। टीले की ढलान पर चीड़ के दरख्तों की कतारें ऊपर तक चली गई थी। सर्दी इतनी ज्यादा नहीं थी। इस मिशन के लिए खास तौर पर ऐसा मौसम चुना गया था। हवा बंद थी। अंधेरे में सिवाय दरख्तों के स्याह हयूलों के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसमान पर सितारे भी साकित थे। 2 बजे तक अली रजा अपनी जगह पर बैठा पहरा देता रहा। उसने अपनी घड़ी देखी, फिर उठा और कोठरी में आकर रब नवाज को जगा दिया। रब नवाज कलमा शरीफ पढ़ता हुआ उठा और कमांडो चाकू खोलकर बाहर अंधेरे में पहरे पर बैठ गया। अली रजा लिहाफ ओढ़कर सो गया। जब मशरकी आसमान पर पाँव फटने लगी और चीड़ के दरख्त रात के अंधेरे में से दिखाई देने लगे तो रब नवाज उठकर कोठरी में आ गया। अली रजा की अपने आप आंख खुल गई थी। बंद दरवाजे में से सुबह की पहली गुलाबी रोशनी अंदर झांकने लगी तो रब नवाज उठा। दरवाजे की दर्ज में से बाहर एक निगाह डाली और वापस अली रजा के पास बैठते हुए बोला गफ्फार अभी तक नहीं आया, कहीं वो डबल गेम तो नहीं खेल रहा? अली रजा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा आजमाया हुआ आदमी है। गफ्फार गाइड दिन निकल चुका था जब आया। इतनी देर में रब नवाज और अली रजा कोने में रखे पानी के मटके से मुंह हाथ धोकर ताजा दम हो चुके थे। कश्मीरी गाइड अपने साथ एक गधा भी लाया था जिस पर सूखी लकड़ियां लदी हुई थी। हाथ में रुमाल में बंधा हुआ नाश्ता था और बगल में एक गठरी थी। नाश्ते में वो कश्मीरी सब्ज चाय की देगची, रोटियां और अचार लाया था। रब नवाज और अली रजा समझ गए थे कि वो गधे पर लकड़ियां किस लिए लाद कर लाया है। उन्होंने पेट भर कर नाश्ता किया। गाइड ने गठरी खोलकर उसमें से देहाती लिबास के 2 जोड़े निकाल कर दिए और कहा यहाँ से तुम्हें कश्मीरी देहातियों के लिबास में आगे सफर करना है। इन्हें पहन लो और असलहे का थैला मुझे दे दो। कश्मीरी गाइड असलहे का थैला और स्टेन गन और लाइट गन बाहर ले गया। गधा बरामदे में खड़ा था। उसने गधे के ऊपर से आधी सूखी लकड़ियां उतार कर वहाँ असलहे का थैला और दोनों गन्ने पुरानी चादर में लपेट कर छुपा दी और ऊपर सूखी लकड़ियां डाल दी। अब असलहे का थैला वगैरह बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। इतनी देर में रब नवाज और अली रजा ने कश्मीरी देहातियों जैसा लिबास पहन लिया था। उनके कुर्ते ढीले ढाले थे जिनको कश्मीरी जबान में फिरन कहते हैं। सरों पर उन्होंने कश्मीरी टोपियां पहन रखी थी। वो बिल्कुल कश्मीरी देहाती लग रहे थे। गाइड ने गधे की भाग अपने हाथों में संभालते हुए आहिस्ता से कहा टारगेट यहाँ से सड़क के रास्ते 7 मील के फासले पर है, मगर हम खड नालों और टीलों के दरमियान से गुजर कर जाएंगे। इस तरह से हम शाम होने से पहले पहले महफूज कमीन गाह तक पहुंच जाएंगे। रब नवाज और अली रजा उकाबी नजरों से दिन की रोशनी में ऊपर चीड़ के दरख्तों का जायजा ले रहे थे। गाइड बोला
तुम लोग कश्मीरी नहीं जानते, कोई रास्ते में मिले तो बातचीत मत करना, मैं खुद बात करूंगा। वैसे रास्ते में किसी के मिलने की उम्मीद नहीं, हम वीरान रास्तों से होकर जाएंगे। गाइड ने गधे को आगे चलाया। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर ऊपर पगडंडी पर आ गए जो दरख्तों के दरमियान से गुजरती थी। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी। रबनवाज और अली रजा दोनों कमांडो जांबाजों ने कंधों पर बोसीदा कंबल डाल रखे थे और वो गधे के दाएं बाएं चल रहे थे। गाइड गधे की बाग थामे आगे आगे चल रहा था। किसी दरख्त पर से कभी कभी किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। तीनों खामोशी से चल रहे थे। पहाड़ी रास्ता कुछ दूर तक हमवार था, फिर पगडंडी नीचे ढलान में उतरती थी। यहाँ एक तरफ एक ऊंचे पहाड़ की ढलान नीचे गहरी खड्ड में चली गई थी, दूसरी तरफ छोटे छोटे पहाड़ी टीले दूर बुलंद पहाड़ों तक चले गए थे। ढलान से उतरने के बाद वो एक खड्ड में आ गए जहाँ खुश्क बरसाती नाले में छोटे बड़े बेशुमार पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे। नाले के साथ साथ एक तंग डंडी थी, वो उस पर चलने लगे। काफी देर तक इस तंग खड्ड में सफर करने के बाद एक बार फिर चढ़ाई आ गई। यहाँ जंगली झाड़ियों की बहुतात थी। अभी तक उन्हें रास्ते में कोई देहाती नहीं मिला था। चढ़ाई चढ़ते हुए गधा अड़ गया, बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाया। अब वही एक छोटे से हमवार कते में थे। यहाँ से उतरे तो एक संगलाख पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। इस तरह वो 2 घंटे सफर करने के बाद चनार के एक दरख्त के पास आकर रुक गए। गाइड ने नीचे इशारा करते हुए कहा, नीचे गांव है, यहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, हमें इससे बचकर जाना है। इस जगह कुछ देर आराम कर लेते हैं। अली रजा और रबनवाज ने कोई जवाब न दिया। उनकी आंखें चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। पेशानियों पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे। वो कमांडोज थे, थकान का कोई एहसास नहीं था। वो इतनी दूर दौड़ लगाकर भी आ सकते थे। अली रजा ने चनार के दरख्त की ओट में से दूसरी तरफ नीचे देखा। एक छोटा सा गांव था जिसके मकानों की छतों पर कहीं कोई पुराना लिहाफ और कहीं लाल मिर्चें सुखाने के लिए बखेर दी गई थी। वो चनार के दरख्त तले बैठ गए। अली रजा ने एक नजर चारों तरफ डाली और अपनी कमर के साथ लिपटे हुए कपड़े में से छोटा सा तह किया हुआ नक्शा निकाल कर गौर से देखा। फिर एक जगह उंगली रख कर बोला, रबनवाज, हम इस जगह पर हैं इस वक्त। कश्मीरी गाइड सिगरेट जलाकर उसके कश लगा रहा था। एक बार वो उठकर पीछे गया और नीचे गांव की तरफ झांक कर देखा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि ऊपर कोई नहीं आ रहा तो अली रजा और रबनवाज के पास आकर बैठ गया। साहब, तुम लोग सिगरेट नहीं पीते? फिर खुद ही हंस कर कहने लगा, मुझे मालूम है कमांडो सिगरेट से परहेज करते हैं क्योंकि इससे खांसी आने का खतरा होता है। अली रजा ने नक्शा तह करके कमर के साथ छुपा कर रख लिया और गाइड से मुखातिब होकर कहने लगा, गफ्फार, तुम हमें जहाँ ले जा रहे हो वहाँ और कौन कौन है? गाइड ने दामन से माथे पर आया हुआ पसीना पूछा और कहा, वहाँ सिवाय तुम दोनों के और कोई नहीं होगा। वो पहाड़ी नाले की चट्टानों में एक खुफिया जगह है जहाँ इससे पहले मैंने 2 कमांडो पार्टियों को छुपाया था। अली रजा को इत्मीनान हो गया। वो किसी घर में छुपने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। 5 मिनट के बाद अली रजा उठ खड़ा हुआ। गफ्फार, अब हमें चलना चाहिए। और वो एक बार फिर अपने टारगेट की तरफ चल दिए। दोपहर को एक जंगली चश्मे पर पहुंचकर उन्होंने मुंह हाथ धोया। गधे पर से लकड़ियों का गट्ठा उतार कर असलहा वगैरह चेक किया। गधे को चरने के लिए छोड़ दिया। रुमाल में से गफ्फार ने रोटियां निकाल ली। उन्होंने खाली रोटियां अचार के साथ खाईं। चश्मे पर मुंह हाथ धोकर पानी पिया और आगे रवाना हो गए। उस वक्त आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए थे। गफ्फार ने इन बादलों को देखा और बोला, रात को बारिश होगी। अली रजा और रबनवाज खामोशी से एक दूसरे के आगे पीछे पहाड़ी रास्ते पर चले जा रहे थे। उन्होंने कोई जवाब न दिया। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रास्ते में ही सूरज गुरूब हो गया, मगर बादलों के पीछे अभी रोशनी बाकी थी। आसमान बादलों से जरूर भर गया था, मगर न बिजली चमक रही थी न बारिश ही शुरू हुई थी। वो सफर करते हुए पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी वादी में आ गए थे जहाँ चनार और बादाम के दरख्त जगह जगह उगे हुए थे। बीच में खेत भी थे। गफ्फार एक जगह बादाम के दरख्तों में रुक गया और उन्हें भी रुकने का इशारा किया। वो कुछ परेशान सा था। अली रजा ने इधर उधर देख कर कहा, क्या बात है? गफ्फार की आंखें सामने वाले रुख के दरख्तों की तरफ लगी हुई थी। कोई इधर आ रहा है। रबनवाज बोला, हम दूसरी तरफ छुप जाते हैं। गफ्फार ने जल्दी से कहा, नहीं, अब छुपना मत, उसने तुम्हें देख लिया है। अब अली रजा और रबनवाज ने भी देखा कि एक पगड़ी वाला आदमी सामने दरख्तों में से निकलकर उनकी तरफ चला रहा है। गफ्फार गधे पर लदी हुई लकड़ियों के गट्ठे को यूं ही ठीक करने लगा। बोला, तुम बैठ जाओ और यूं जाहिर करो जैसे थक गए हो। ये हमारे गांव का हिंदू है और इंडियन फौज का मुखबर है। मुखबर के नाम पर अली रजा ने चौंक कर पहले गफ्फार गाइड को और फिर करीब आते हिंदू को देखा। उसने जाफरानी रंग की पगड़ी बांध रखी थी, माथे पर तिलक लगा था। वो उधेड़ उम्र मगर डील डोल का मजबूत आदमी था। अली रजा और रबनवाज करीबी झाड़ियों के पास बैठ गए और फिरन के दामन से मुंह पूछने लगे। हिंदू मुखबर करीब आ गया था। बोला, गफ्फार है? अरे भाई, ये लकड़ियां बेचने के लिए हैं क्या? अली रजा ने देखा कि इस हिंदू की आंखें गफ्फार गाइड की बजाय उन दोनों पर जमी हुई थी। गफ्फार गाइड ने कहा, नहीं लाला, ये तो मैं घर में जलाने के लिए लाया हूँ।
ये आदमी कौन है गफ्फार? पहले इन्हें नहीं देखा। हिंदू मुखबर ने अली रजा और रब नवाज की तरफ मुसलसल देखते हुए पूछा। गाइड ने गट्ठे में से एक लकड़ी को खींचकर दोबारा अपनी जगह पर जमाते हुए कहा, लाला साथ वाले गांव के आदमी हैं, आगे चरी कोट जा रहे हैं। बोले भूख लगी है। मैंने कहा चलो घर में जो रूखी सूखी होगी खा लेंगे। मुखबर बोला अच्छा तुम बड़े भले आदमी हो गफ्फार, चलो भाई राम राम। ये कहकर हिंदू मुखबर आगे बढ़ गया, मगर उसने पलटकर अली रजा और रब नवाज को एक बार फिर देखा। गफ्फार ने आहिस्ता से कहा, उसको शक हो गया है। अली रजा अपनी गर्दन पर कपड़ा फेर रहा था, बोला इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। गफ्फार ने पलट कर कहा, लाश कहाँ छुपाएंगे? अली रजा की आंखें हिंदू मुखबर का पीछा कर रही थीं, जो अब चनार के दरख्त की ओट में हो गया था। वो ये कहकर उठा, तुम यहीं बैठो, मैं इसको ठिकाने लगा कर आता हूँ। रब नवाज उसके साथ जाने के लिए उठा तो अली रजा ने हाथ के इशारे से उसे वहीं बैठे रहने को कहा और बिजली की तरह दरख्तों की बाएं जानिब वाली ढलान में उतर कर गायब हो गया। हिंदू मुखबर ने गफ्फार की बात का यकीन नहीं किया था। उसे अली रजा और रब नवाज पर पूरा शुबा हो गया था कि ये पाकिस्तानी कमांडो हैं। चुनाचे उसने आगे जाकर अपना रास्ता बदल लिया और उस टीले की तरफ हो गया जिसके दामन में इंडियन फौज की पिकेट थी। वो दोनों कमांडो जांबाजों की इत्तला इंडियन फौज को पहुंचाना चाहता था। अली रजा ने भी उसे अपना रास्ता बदल कर टीले की तरफ घूमते देख लिया था। वो झाड़ियों और दरख्तों के पीछे इस चीते की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था जिसने अपने शिकार को देख लिया हो। इस मुखबर के जिंदा बच निकलने का मतलब ये था कि न सिर्फ वो दोनों गिरफ्तार हो जाते बल्कि उनका मिशन भी नाकाम हो जाता और गफ्फार का सारा कुंबा भारतीय फौजियों के जुल्म सितम की जद में आ जाता। अली रजा एक जांबाज कमांडो की तरह बेआवाज कदमों से चलता हुआ लपक कर हिंदू मुखबर के आगे निकल गया। हिंदू मुखबर को उसी तरफ आना था। अली रजा ने अपना कमांडो चाकू निकाल कर सीधे हाथ की गिरफ्त में मजबूती से पकड़ लिया था। वो एक झाड़ी के पीछे सांस रोके बेहिस्सो हरकत पंजों के बल बैठा उस ढलानी रास्ते को तक रहा था जहाँ से उतरकर मुखबर को आगे जाना था। आखिर वो मुखबर अली रजा को नजर आ गया। चाकू के दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजीद जम गई। उसके दोनों मजबूत बाजुओं के पट्टों में फौलाद की सख्ती आ गई। जो ही हिंदू मुखबर उसके करीब से गुजरा और एक कदम आगे हुआ, अली रजा ने उछलकर उसकी गर्दन में बायां बाजू डालकर दाएं हाथ से उसकी गर्दन पर चाकू फेर दिया और साथ ही उसे अपने से परे धकेल दिया। ये सब कुछ एक सेकंड में हो गया था। अली रजा को अपने वार के कारी होने का इस कदर यकीन था कि उसने दोबारा मुखबर पर वार करने की जरूरत महसूस न की। वो वहीं बैठकर खून आलूद चाकू को घास से साफ करने लगा। हिंदू मुखबर की लाश झाड़ियों के पास तड़प रही थी। उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कट चुकी थी और खून के फवारे छूट रहे थे। जब लाश के जिस्म का सारा खून बह गया तो अली रजा उठा, लाश के दोनों पांवों को पकड़ा और घसीट कर एक तरफ ले गया। पहाड़ों पर जगह जगह गड्ढे होते हैं, वहाँ भी एक गड्ढा बना हुआ था। अली रजा ने उसकी लाश को गड्ढे में फेंका, ऊपर पत्थर और चाकू से मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े खोद कर डाले। उसके ऊपर दरख्तों की सूखी लकड़ियां और खुश्क पत्ते बखेर कर दोबारा पत्थरों की एक तह जमा दी। फिर दोनों पांवों से अच्छी तरह कूद कूद कर लाश को दबा दिया। वो लाश को यूं ही भी छोड़ सकता था, मगर ये मुखबर अपने गाइड के गांव का रहने वाला था। उसकी लाश मिल जाने पर गांव में पकड़ धकड़ हो सकती थी। अली रजा गफ्फार के गांव के गरीब मुसलमान कश्मीरियों को नई मुसीबत से बचाना चाहता था। उसके बाद वो उस जगह आया जहाँ लाश का खून घास पर जम गया था। उस खून को भी उसने लंबे चाकू से जमीन खोद कर मिट्टी और घास में गड़मड़ कर दिया और वहाँ भी इधर उधर से पत्थर लाकर डाल दिए। इस काम से फारिग होते ही वो चढ़ाई चढ़कर रब नवाज और अपने गाइड के पास आ गया। उसे देखते ही रब नवाज समझ गया कि दुश्मन को ठिकाने लगा दिया गया है। गफ्फार गाइड को परेशानी जरूर थी। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ? अली रजा ने असबात में सर हिलाया। गफ्फार और परेशान होकर बोला, पुलिस हम सब गांव वालों को पकड़ कर ले जाएगी। तब अली रजा ने उसे बताया कि लाश को गड्ढे में दबा दिया है और बाहर खून का एक धब्बा भी नहीं है। गाइड बोला, अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं। उसके साथ ही उसने गधे को आगे बढ़ा दिया। अली रजा और रब नवाज भी साथ साथ चलने लगे। वो तेज तेज चल रहे थे। जल्द ही वो उस इलाके से निकल कर नीचे आ गए। गाइड गफ्फार का गांव बहुत पीछे रह गया था। गफ्फार मुखबर के कत्ल से अभी तक कुछ परेशान था। कहने लगा, तुम्हें चट्टानों वाली कमीनगाह में छुपाकर मुझे वापस गांव आना होगा। मैं गांव में न हुआ तो पुलिस वाले मुझ पर शक करेंगे कि मुखबर के कत्ल में मेरा हाथ है। रब नवाज ने कहा, टारगेट तक हमें कौन गाइड करेगा? गफ्फार बोला, तुम फिक्र न करो, मैं सुबह होते ही वापस आ जाऊंगा। पहाड़ी रास्ता दुश्वार गुजार होता जा रहा था। कोई बाकायदा पगडंडी वहाँ नहीं थी। उन्हें झाड़ियों में से होकर गुजरना पड़ता था। कई जगहों पर झाड़ियों को चाकू से काट कर रास्ता बनाना पड़ता। दिन डूबने तक वो चट्टानी इलाके में आ गए जहाँ टीले भी थे और सुरमई रंग की बेआबो ग्याह चट्टानें भी जमीन से सर निकाले खड़ी थी। एक जगह रास्ता इतना तंग था कि उन्हें एक एक करके गुजरना पड़ा। आखिर वो चट्टानी खुफिया हाइड आउट आ गई जहाँ रब नवाज और अली रजा को छुपना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے